नमस्कार साथियों। तो हम आपके CPS 1 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हमने नोट मेकिंग शुरू किया था। ओके, तो आज हम उसका जो लास्ट यूनिट है उसमें जो नंबर 3 पारा है उसमें मैं पढ़ता हूँ। राइटिंग फॉर वेरियस पर्पस, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, राइटिंग पैराग्राफ, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। ओके, ये जो 4 चीज़ें हैं आज हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। 4 में से हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर सब कुछ लिखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम सिर्फ 2 ही करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया एंड एक्सप्लेनेटरी नोट राइटिंग फॉर वेरियस पर्पस में। ओके, इन दोनों को ख़त्म कर लेंगे और कल हम फ्लो चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट ये सब कर लेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। जब भी कुछ चीज़ें पढ़ो आप अपने दिमाग में क्लियर रखो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ओके, मेरे को क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या नहीं लिखने हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ओके, ये एक बहुत ही विद्वान आदमी ने कहा है कि जिस आदमी को ये पता है कि उसको क्या नहीं पढ़ना है वो भी क्लियर है। आपको क्या पढ़ना है आप उसमें क्लियर हो या नहीं हो उसका मतलब नहीं, लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना है अगर आप उस बारे में क्लियर हो तो आप बहुत अच्छे फेज में हो। ओके, क्योंकि मैं अगर सब चीज़ पढ़ूंगा तो मेरा एग्ज़ाम में कुछ लिख के नहीं पाऊंगा। ओके, तो मैं वही पढ़ूंगा जो मेरे एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, जो इम्पोर्टेंट है और जो आसान भी है। ओके, सही है। तो देखिए शुरू करते हैं। राइटिंग फॉर वेरियस पर्पस। सबसे पहला एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेन मतलब कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन करे, कुछ क्लियर में आपको कहे, उसी को एक्सप्लेनेटरी नोट कहते हैं। जैसे कि टीचर आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सप्लेन इट मतलब क्या, आप उसको क्लियर वे में उसको एक बार और बताएं। इसीलिए उसको आप कोई आंसर दिए और टीचर ने एक्सप्लेन करो इसको कैसे इसका आंसर ये हुआ, तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं क्लियर वे में, एक बार उसको बोलते हैं, उसी को ही एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। ओके, सही है। तो नोट भी उस तरीके से का हो जो कि आपको अच्छी तरीके से समझा दे, उसी को ही एक्सप्लेनेटरी नोट कहा जाता है। एक्सप्लेनेटरी, anything that makes something more clear can be described as explanatory। explanatory मतलब क्या, कोई भी चीज़ जो कि हमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दे। ओके, that makes something more clear, ओके, can be described as explanatory, उसी को ही हम explanatory कहते हैं। नेक्स्ट, for writing explanatory notes it seeks to explain a topic to reader by analyzing and evaluating information। जितने सारे पॉइंट्स हैं उसके, ओके, जितने सारे इन्फॉर्मेशन है, उन सारे इन्फॉर्मेशन को जब आप एनालाइज करते हैं, जब आप उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिख सकते हैं। ओके, जब मेरे को हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ को मैं जब एनालाइज करूँ, हर इन्फॉर्मेशन को जब मैं एनालाइज करूँ तब मैं लिख सकता हूँ। फॉर राइटिंग एक्सप्लेनेटरी नोट इट सीक्स टू एक्सप्लेन ए टॉपिक by the reader by analyzing and evaluating the information. Hope you understand this. Next, student will need to research and interpret information rather than simply report on it. Okay, और जो भी आपको दे दिया गया है उसके अंदर आपको उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उसके रिलेवेंट और क्या क्या चीज़ें हैं, ओके, उसको वो इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उसके अंदर रिसर्च करना चाहिए, तब जाके उसका एक्सप्लेनेटरी नोट में बहुत ही अच्छा काम देगा। नेक्स्ट, दे नीड टू फॉर्म न्यू अंडरस्टैंडिंग रेदर देन सिंपली गिव दैट फैक्ट। सिर्फ फैक्ट को याद नहीं, उसके बियॉन्ड और क्या क्या है, ओके, उसके इर्द गिर्द और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको जानना चाहिए, उस सब को उनको आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बता दिया कि चांदीपुर में मिसाइल टेस्टिंग रेंज है उड़ीसा का, तो सिर्फ चांदीपुर में क्यों हुआ, क्या क्या रिसोर्सेस हैं, ओके, क्यों जियोग्राफिली उसके क्या बेनिफिट है, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से साइंटिस्ट आए, किस तरीके से उस जगह को चूज किया गया, और बहुत सारी चीज़ें के अंदर वो रिपोर्ट निकाल सकता है, उसी को उसका एक्सप्लेनेटरी नोट कहा जाता है। ओके, they need to form new understanding rather than simplify given the fact। student will read to research and interpret information rather than simply report on it। एक्सप्लेनेटरी नोट मतलब 2 लाइन अगर आप बच्चों को दे दिया गया,
ओके, तो बच्चे खुद उसमें रिसर्च करके, इंटरप्रेट करके, उस ना केवल सिर्फ उस फैक्ट को एक फैक्ट की तरह बल्कि उसको थोड़ा सा समझने की जब वो कोशिश करते हैं, उसी को ही एक्सप्लेनेटरी नोट कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप, पुट फास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट थिंग्स। एक्सप्लेनेटरी नोट में क्या होता है, सबसे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट थिंग्स को उसमें लिखते हैं, कुछ अब फालतू नहीं लिखते हैं। ओके, सब रिलेवेंट थिंग्स उसको लिखा जाता है। पुट थिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सारे चीज़ों को एक सीक्वेंशियल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाते हैं। डोंट यूज कॉम्प्लिकेटेड सीरीज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये तो नहीं कि मैं पोएम लिख रहा हूँ या फिर इंग्लिश का कुछ लिख रहा हूँ कि मेरे को ग्रामेटिकली क्लॉज ये ध्यान देना नहीं है, जो समझ में आए। ओके, डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज नहीं करना है। गिव द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन विदाउट टू मच हेडिंग। ओके, ज़्यादा हेडिंग देने के बजाय कुछ बहुत ही अच्छा और प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन देना इस एक्सप्लेनेटरी नोट का पर्पस है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेटरी नोट। उसके पॉइंट्स क्या हैं, उसके स्टेप क्या हैं, आपको लिखना है। जल्दी लिखे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। लिखो इसको पहले। So next one is expansion of idea. Expansion of idea. It is the method by which you go to further depth of your idea. Okay, expansion मतलब आइडिया क्या, कि हम अपने आइडिया को और बेहतरीन तरीके से सोचें और डेप्थ में उसके अंदर जाए। You must first understand the meaning and then try to restart the given phrase और statement। आप उसको अच्छी तरीके से उसके मीनिंग को समझोगे और उसके बाद आप बहुत सारे फ्रेज और स्टेटमेंट का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट, द बेस्ट टेक्निक टू एक्सपांड ए सेंटेंस इज टू राइट सिंबल फॉर ओरिजिनल वर्ड एंड देन एक्सपांड इट बाय यूजिंग दोस्त। पहले आप उसके ओरिजिनल वर्ड को लेके उसको हम सिंबल देखते हैं। ओके, और उसके बाद उसको क्या एक्सपांड करते हैं। ओके, कोई भी जब आप लिखते हो कोई सेंटेंस, टू फर्दर एक्सपांड योर टॉपिक यू शुड एंड इट विथ आइदर मोरल और कंक्लूजन। और आगे भी अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको कुछ मोरल्स और कंक्लूजन के थ्रू में लिख सकते हो। सबसे पहली बात, एक्सपांशन ऑफ आइडिया मतलब, अरे आपको एक क्वेश्चन आया है, पहले समझ लो उस चीज़ को। एक्सपांशन ऑफ आइडिया, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पता है। ओके, उसका रिएक्शन कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, और उसके प्रोसेस में थोड़े बहुत आपको 3 मार्क का आंसर आपको आता है। लेकिन एग्ज़ाम में फोटोसिंथेसिस 10 मार्क का आ गया, तब क्या आप सिर्फ 3 मार्क का लिख के आओगे? नहीं, आप उसको बढ़ा चढ़ा के एक्सपांड करके लिखोगे ना। ऐसा करोगे, उसी को ही कहा जाता है एक्सपांशन ऑफ आइडिया। आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में जितना भी ज्ञान है, आप किस तरीके से उसको लिखोगे कि 3 पेज हो जाए, ये आपका टैलेंट है। लेकिन उसी नोट मेकिंग को ही एक्सपांशन ऑफ आइडिया कहा जाता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहला क्या स्टेप्स क्या होते हैं? टाइटल, इन द मिडिल ऑफ द पेज इन बोल्ड लेटर राइट द टॉपिक नेम। ओके, राइट द टॉपिक नेम, सारे टॉपिक के नाम लिखो, टाइटल लिखो, हेडिंग, सब हेडिंग लिखो। फिर इंट्रोडक्शन, ऑलवेज कंसाइज एंड कन्वे मेन आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट, सिंबलाइज कोर आइडिया एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आर स्टेटेड इन द इंट्रोडक्शन। किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का जब आप शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन लिखते हैं और उसी में आप बता देते हैं कि हमको क्या लिखना है इसमें। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। लिखो, इसमें थोड़ा पॉइंट नहीं दिख रहा है मेरे को लगाता है, लेकिन आप पता चल जाएगा, मैंने बोल दिया है अभी एक बार। ओके, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में से छोटे छोटे करके लिख दूँ। ओके, आप इतना लिख लो पहले। नेक्स्ट देखिए, हमने टाइटल दे दिया, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर। ओके, जो मेन कंटेंट है उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो एसेंशियल कंटेंट शुड बी रिटन इन मोस्ट इनोवेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव वे। जो मेन है फोटोसिंथेसिस का, जो मेन जिस्ट कॉन्सेप्ट है, उसको मुझे बहुत ही
डेमोन्स्ट्रेटिव वे में, बहुत ही इनोवेटिव वे में लिखना है। ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ इंटेंट स्टोरी रिलेटेड देम टू पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, ओके, फोटोसिंथेसिस को छोड़ दीजिए, कोई भी आपके बीएड का लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कुछ पर्सनल एग्जांपल दे दो, उसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ पर्सनल एग्जांपल दे दो। ओके, ताकि आपका जो लेंथ है किसी आंसर का वो बढ़ जाए। ओके, कोई स्टोरीज रिलेट देम सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेंटेन बैलेंस बिटवीन इम्पोर्टेंट एंड अदर लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ उल लिखते चलो, ओके, लेकिन थोड़े इम्पोर्टेंट उसके साथ कुछ नॉन इम्पोर्टेंट और 2-4 सेंटेंस भी हो जाएंगे तो मैनेज हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ओके, सो हमको उसको बैलेंस करके लिखना चाहिए अगर आपको बड़ा बनाना है कोई भी क्वेश्चन। कंक्लूजन, क्लोज विथ फ्यू विल रेस्पॉन्ड रिमार्क। जब हम एंड कर रहे हैं कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन को, उसको कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन क्या दिया है और कंक्लूजन क्या लिखा है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। आप भी जब आपका बीएड का जब एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो आप सबसे पहले इंट्रो देना और कंक्लूजन तो देना ही देना है। ओके, ताकि आंसर अच्छा लगे। कंक्लूडेड बाय जस्टिफाइंग एंड मोरल ग्राउंड ऑफ एन आइडिया, और उसको कंक्लूड करेंगे अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट्स क्या है, ऑर्गेनाइज थॉट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी। ओके, वो बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में, एक लॉजिकल वे में हम उसको सेट करेंगे। नेक्स्ट, यूज बेसिक एंड ब्रीफ सेंटेंसेस। ओके, यूज व्हाट, बेसिक एंड ब्रीफ सेंटेंसेस। राइटिंग फ्लॉलेस ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। आप खुद को पता है कि जब आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपका क्या एक बाय एक कोई स्पेलिंग चेक करेगा? नहीं करेगा। कोई पंक्चुएशन आपने दिया है, नहीं हो सकता। तो आप फ्लॉलेस होकर लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। ओके, यू हैव टू राइट इट। ओके, ये हमारा खत्म हुआ। अब कल हम फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब देख लेंगे। आज इसको लिख लो अच्छे से। होप यू अंडरस्टैंड दिस।